नमस्कार दोस्तों, थिंका इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम आर्ट एंड कल्चर पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम संस्कृति एक परिचय, कल्चर एंड इंट्रोडक्शन, इस पर बात करेंगे। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति समाज और जीवन के विकास के मूल्यों की सम्यक संरचना है। यह समाज में अंतर्निहित गुणों और उच्चतम आदर्शों के समग्र रूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने, खाने पीने, बोलने, नृत्य, गायन, साहित्य, कला, वास्तु आदि में परिलक्षित होती है। संस्कृति का शाब्दिक अर्थ उत्तम या सुदृढ़ स्थिति से है। संस्कृति किसी समाज में पाए जाने वाले उच्चतम मूल्यों और आदर्शों की वह चेतना है जो सामाजिक प्रथाओं, राजनीतिक रीति रिवाजों, चित्तवृत्तियों, भावनाओं, मनोवृत्तियों, रहन सहन और आचरण के साथ साथ उनके द्वारा भौतिक पदार्थों को विशिष्ट स्वरूप दिए जाने में अभिव्यक्त होती है। अंग्रेजों में संस्कृति के लिए कल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा के कल्ट या कल्ट्स से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विकसित करना या परिष्कृत करना। संक्षेप में, संस्कृति अपनी बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की प्रकृति और प्राकृतिक परिस्थितियों को निरंतर सुधारती और उन्नत करती रहती है। ऐसी प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, नवीन अनुसंधान और वह आविष्कार जिससे मनुष्य के जीवन स्तर में बदलाव होता है और वह विचारों से पहले की अपेक्षा ऊंचा उठता है तथा सभ्य बनता है, संस्कृति का ही अंग है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसमें हम सकारात्मक दिशा को सोचते हैं और कार्य करते हैं। संस्कृति के भेद क्या है? भौतिक है और अभौतिक है। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, कला के विभिन्न रूप, वास्तुकला, भौतिक वस्तुएं और घरेलू प्रयोग के सामान, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, युद्ध एवं अन्य सामाजिक कार्यकलाप आदि शामिल हैं। अभौतिक संस्कृति से साहित्यिक, दार्शनिक और बौद्धिक परंपराओं, विश्वासों, मिथकों, दंतकथाओं और आदर्शों, भावनाओं और वाचिक परंपराओं का बोध होता है। व्यापक अर्थों में संस्कृति एक संश्लिष्ट समुच्चय है जिसमें सभ्यता के विविध आयाम दिखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संस्कृति की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। संस्कृति के लक्षण देखे जा सकते हैं। हर जाति अपनी संस्कृति को विशिष्ट मानती है। संस्कृति एक अनवरत मूल्य धारणा है या मूल्य धारा है। यह जातियों के आत्मबोध से शुरू होती है। इस मुख्य धारा में संस्कृति की दूसरी धाराएं मिल जाती हैं और उनका समन्वय होता जाता है। इसलिए किसी जाति या देश की संस्कृति उसी मूल रूप में नहीं रहती, बल्कि समन्वय से वह और अधिक संपन्न और व्यापक हो जाती है। संस्कृति के अंतर्गत आता क्या क्या है? अभिवृत्ति आती है, मान्यताएं आती है, भाषा, प्रथा, संस्कार, व्यवहार आता है, आस्था, धर्म, व्यंजन, कला, नाटक, संगीत आता है, अभिव्यक्ति आती है, वेशभूषा आती है और एक सोच भी आती है। संस्कृति के इतने भाग हमारी ज़िंदगी को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कृति को लक्षणों से तो जान सकते हैं, किंतु इसे स्पष्टतया परिभाषित करना संभव नहीं। वास्तव में मानव द्वारा अप्रभावित प्राकृतिक शक्तियों को छोड़कर जितनी भी मानवीय परिस्थितियां हमें प्रभावित करती हैं, उन सभी की संपूर्णता को संस्कृति कहते हैं। जब भी संस्कृति की बात होती है तो अनायास ही सभ्यता की चर्चा भी आवश्यक जान पड़ती है। हालांकि संस्कृति व सभ्यता शब्द प्रायः पर्याय के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, फिर भी दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। दरअसल सभ्यता वह है जो हमारे पास है, जबकि संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। बंगला, गाड़ी, सड़क, हवाई जहाज, पोशाक और भोजन आदि स्थूल वस्तुएं सभ्यता की सूचक है, मगर पोशाक पहनना, खाना,
भोजन करना आदि ये जो तरीके हैं संस्कृति के अंग हैं। इसी प्रकार मोटर बनाने और उसका उपयोग करने, महलों के निर्माण में रुचि का परिचय देने और सड़कों और हवाई जहाज की रचना में जो ज्ञान लगता है उसे अर्जित करने में संस्कृति अपने को व्यक्त करती है। अतः सभ्यता बाहर रूप से दृष्टिगोचर होने वाली मानवीय उपलब्धि है, जबकि संस्कृति मनुष्य की आंतरिक कलात्मक अभिरुचि या आदत है। अर्थात सभ्यता में भौतिक पक्ष प्रधान है, जबकि संस्कृति में वैचारिक पक्ष प्रबल होता है। सभ्यता और संस्कृति में अंतर। सभ्यता और संस्कृति इतिहास के केंद्रित विषय हैं, इसलिए इनके अंतर और साम्य को समझना भी जरूरी है। मनुष्य इतिहास के आधार पर तथा प्रकृति के दोहन, शोधन और अनुकरण मानव सभ्यता के विकास की जड़ में स्थित है। सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या है? सभ्यता जो होती है मनुष्य की प्राथमिक प्रथम आवश्यकता है। भौतिक आवश्यकता यानी भोजन, वसन, वस्त्र व निवसन, निवास की तलाश। संस्कृति बौद्धिक आवश्यकता है और मनुष्य की द्वितीयक आवश्यकता है, यानी मन में उठने वाली तमाम जिज्ञासाओं, प्रश्नों आदि का समाधान भी मनुष्य के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना भौतिक आवश्यकता का समाधान। सभ्यता भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रकृति का अन्वेषण है, प्रकृति पर प्रयोग तथा प्रकृति में छिपे अपार संसाधनों का दोहन करती है। जबकि संस्कृति बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रकृति का अनुकरण तथा प्रकृति में छिपे रहस्यों का लगातार उद्घाटन करने की कोशिश करती है। सभ्यता यह प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी क्रियाकलाप है और संस्कृति यह परोक्ष रूप से उपयोगी क्रियाकलाप है। सभ्यता के तमाम क्रियाकलापों जैसे भोजन, वस्त्र आदि का संबंध उपयोगिता से है। संस्कृति के तमाम क्रियाकलापों जैसे कला, विज्ञान, नृत्य आदि का संबंध मूल्यों से है और इसके तमाम क्रियाकलाप साध्य हैं। सभ्यता की माप की जा सकती है, जबकि संस्कृति को मापा या तौला नहीं जा सकता। ये मूल्यों में अभिलिखित होती है। सभ्यता की उन्नति अल्पकाल में होती है। संस्कृति विस्तृत सभ्यता का परिणत रूप है। सभ्यता का प्रसार तीव्र गति से होता है, संस्कृति का प्रसार धीरे धीरे लेकिन लगातार होता है। सभ्यता का आधार प्रतियोगिता, जैसे दो आविष्कारों में प्रतियोगिता होती है, इस तरीके से किया जा सकता है, जबकि सांस्कृतिक वस्तुएं प्रतियोगिता रहित होती हैं, जैसे आध्यात्मिकता में कोई प्रतियोगिता नहीं होती। आध्यात्मिकता में आयाम होते हैं। सभ्यता में गहराई का अभाव होता है, जबकि संस्कृति में गहराई होती है। सभ्यता में सुधार किया जा सकता है, संस्कृति में सुधार की गुंजाइश कम होती है, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। सभ्यताएं मिट जाया करती हैं, इसलिए सभ्यता साधन है। संस्कृतियाँ कभी पूरी तौर पर नहीं मिटती, अतः संस्कृतियाँ साध्य हैं। उपर्युक्त अंतर से स्पष्ट है कि दोनों क्रियाकलाप अलग अलग भी हैं और दोनों परस्पर जुड़े हुए भी। सभ्यता में मनुष्य के राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी व दृश्य कला रूपों का प्रदर्शन होता है, जो जीवन को सुखमय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि संस्कृति में कला, विज्ञान, संगीत, नृत्य और मानव जीवन की उच्चतर उपलब्धियां सम्मिलित होती हैं। अतः सही कहा जाता है कि सभ्यता वह है जो हम बनाते हैं तथा संस्कृति वह है जो हम हैं। संस्कृति मानव के अंतर्मन का उच्चतम स्तर है। मानव केवल शरीर मात्र नहीं है, वह तीनों स्तर पर जीता है तथा व्यवहार करता है, भौतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक। यद्यपि सामाजिक व राजनैतिक रूप से जीवन जीने के उत्तरोत्तर उत्तम तरीकों को अपने चारों ओर की प्रकृति का बेहतर उपयोग सभ्यता कहलाती है, परंतु यह सुसंस्कृत होने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब व्यक्ति की बुद्धि तथा अंतरात्मा के गहन स्तरों की अभिव्यक्ति होती है तो उसे सुसंस्कृत कह सकते हैं। संस्कृति तथा विरासत। भारतीय संस्कृति में भारतीय परंपरा का अन्य परंपराओं से समन्वय होता रहा है, जो एक साझी संस्कृति के निर्माण का कारण बनी है। उदाहरण के लिए उर्दू व खड़ी बोली पूरी तरीके से समन्वित संस्कृति का परिणाम है,
वहीं वर्तमान में तेजी से उभर रही इंग्लिश भी समन्वयवादी संस्कृति को दर्शाती है, जहाँ सांस्कृतिक विकास जैसी अवधारणाएं सामने आती हैं। सांस्कृतिक विकास को विविधता में एकता की संज्ञा दी जाती है। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसमें हमारे पूर्वजों ने बहुत सी बातें अपने पुरखों से सीखी हैं, समय के साथ साथ अपने अनुभवों से उनमें और वृद्धि की तथा जो अनावश्यक था उससे छोड़ते गए। इस प्रकार संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। पूर्वजों से प्राप्त संस्कृति ही सांस्कृतिक विरासत कहलाती है। मानव ने जिस सांस्कृतिक विरासत के रूप को अपनाया उसे मानवता की विरासत कहते हैं। एक राष्ट्र संस्कृति को विरासत के रूप में प्राप्त करता है जिसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। सांस्कृतिक विरासत में वे सभी पक्ष तथा मूल्य सम्मिलित हैं जो मनुष्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं। उन मूल्यों को सम्मान दिया जाता है और उन्हें अटूट निरंतरता से सुरक्षित किया जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ियां इन पर गर्व करती हैं। विरासत के संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण सहायक सिद्ध होंगे, जैसे ताजमहल, स्वामी नारायण मंदिर, आगरा का लाल किला। वास्तु संबंधी इन रचनाओं, इमारतों, शिल्पकृतियों के अलावा बौद्धिक उपलब्धियां जैसे दर्शन, ज्ञान के ग्रंथ, वैचारिक आविष्कार व खोज भी विरासत के हिस्से हैं। भारतीय संदर्भ में गणित, खगोल विद्या, ज्योतिष के क्षेत्र में बोधायन, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य का योगदान, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में कणाद और वराह मिहिर, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नागार्जुन, औषधि के क्षेत्र में सुश्रुत और चरक, योग के क्षेत्र में पतंजलि देश की सांस्कृतिक विरासत के अगाध भंडार हैं। संस्कृति परिवर्तनशील है किंतु विरासत परिवर्तनशील नहीं है। गहराई के विभिन्न स्तरों पर संस्कृति की अभिव्यक्ति कैसे होती है इसको हम देखते हैं। प्रकृति, न्याय, ये सारी चीज़ें संस्कृति में अपने आप ही समाहित होती हैं। प्रतीक, नायक या अनुष्ठान सांस्कृतिक अभ्यास के मूर्त तथा दृश्य पहलू हैं, जबकि सांस्कृतिक प्रथाओं का असली अर्थ अमूर्त है। इसका पता केवल तब चलता है जब प्रथाओं की व्याख्या अत्यंत सूक्ष्मता और गंभीरता से की जाती है। यूनेस्को के अनुसार संस्कृति को आमतौर पर कला के रूप में माना जाता है। जैसे सबसे प्रमुख चीज़ होती है मूल्य, फिर उसके आधार पर अनुष्ठान होते हैं। प्रथाएं पूरी तरीके से मूल्य पर निर्भर होती हैं। अनुष्ठानों को कराने के लिए नायक होते हैं और नायक एक प्रतीक पर काम करते हैं। उनका कोई चिन्ह होता है, एक प्रतीक होता है। संस्कृतियाँ अपने मूल अर्थ में भले ही अमूर्त हों, किंतु वे जब भी खुद को प्रकट करती हैं तो प्रतीक, नायक और अनुष्ठान आदि भी गढ़ती हैं। इसलिए क्षेत्र विशेष की संस्कृतियों को हम उसी के अनुरूप पहचानने लगते हैं। उदाहरण के रूप में जब कभी भी हम राजस्थान की सांस्कृतिक विशेषताओं को देखते हैं तो प्रतीकात्मक रूप में वीरता और तलवार, नायक के रूप में महाराणा प्रताप, राणा सांगा या राणा कुंभा, और अनुष्ठान में शस्त्र पूजा व लोकगीतों में इन नायकों का यशगान करना शामिल होता है। इस प्रकार संपूर्ण राजपूताने की सांस्कृतिक विशेषताओं को हम अदम्य वीरता, साहस और बलिदान की पराकाष्ठा के रूप में पहचानते हैं। ठीक इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी संस्कृति को इन रूपकों के द्वारा पहचाना जाता है। संस्कृति और धर्म। जिस प्रकार संस्कृति की अवधारणा व्यापक है, उसी प्रकार धर्म की अवधारणा भी व्यापक फलक लिए हुए है। धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ध्री धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है धारण करना। जो कुछ भी धारण करने योग्य है वही धर्म है। धर्म शब्द को अंग्रेजी शब्द रिलीजन के समानार्थी माना जाता है, जिसमें री शब्द का आशय दोबारा और लीजन का बांधने से है। री का दोबारा से और लीजन का बांधने से है।
इस प्रकार रिलीजन का अर्थ हुआ दोबारा से बांधना। इस बांधना को आत्मा के परमात्मा से जुड़ने के रूप में देखा गया है। धर्म में सद्भावना, सहिष्णुता का पवित्र भाव होना परम आवश्यक है। भारतवर्ष विश्व का ऐसा देश है जहाँ अनेक धर्मावलंबी स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। वैष्णव, सनातन, सिख, जैन, बुद्ध, ईसाई, मुसलमान, पारसी, यहूदी आदि अपने अपने धर्म के अनुसार अपने आराध्यों की स्तुति, पूजा पाठ आदि करते हैं। अतः इन्होंने भारतीय संस्कृति के साथ एकाकार होकर अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखा है। विचारों में भिन्नता का होना एक स्वाभाविक बात है, किंतु अपने विचारों पर दृढ़ रहते हुए दूसरों के विचारों के प्रति आदर और सहिष्णुता का भाव रखना जरूरी है। अतः अन्य धर्मों के प्रति सह अस्तित्व और सौहार्द का भाव प्रत्येक व्यक्ति में होना आवश्यक है। जहाँ उन्माद, उग्रता और असहिष्णुता होती है, वहाँ सौहार्द और भाईचारा नहीं पनपता। कुछ विचारक धर्म और दर्शन को एक मानते हैं, किंतु धर्म और दर्शन में मौलिक अंतर है। दर्शन का लक्ष्य जीवन को समझना है, जबकि धर्म का लक्ष्य सुचारू रूप से सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करना है। दर्शन का काम चिंतन करना है, जबकि धर्म क्रिया प्रधान है। धर्म व्यवहारिक पक्ष है और दर्शन सैद्धांतिक पक्ष है। धर्म अपने विस्तृत अर्थों में संस्कृति के समान है और उससे बाहर भी, जबकि संकुचित अर्थों में धर्म संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग भी है। जहाँ धर्म आंतरिक अनुभूतियों के महत्व को प्रकट करता है तथा जिससे जीवन के अर्थ और उद्देश्य का ज्ञान होता है, वहाँ वह संस्कृति की मूल आत्मा है। किंतु जहाँ धर्म का प्रयोग बाह्य रूप में होता है, जिसमें आंतरिक अनुभूतियाँ प्रतिबिंबित होती हैं, वहाँ वह संस्कृति का एक अंश मात्र रह जाता है। धर्म उच्चतम सत्य की आंतरिक उपलब्धि के रूप में भी कभी संस्कृति का विरोधी नहीं बन सकता। धर्म उच्चतम सत्य की आंतरिक उपलब्धि के रूप में कभी संस्कृति का विरोधी नहीं बन सकता, किंतु जब वास्तविक धर्म का ह्रास होता है और वह सारहीन बन जाता है, तब अक्सर संस्कृति से उसका टकराव होता है। विश्व के विभिन्न धर्म कौन कौन से हैं? हिंदुइज्म, क्रिश्चिज्म और क्रिश्चियनिटी, ताओइज्म, बहारी और बहाती, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, शिंतो, कन्फ्यूनिज़्म, कन्फ्यूशियसिज्म, नेटिव स्पिरिचुअलिटी, सिखिज़्म, इस्लाम एंड जुडाइज़्म। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। अन्य देशों की संस्कृतियाँ तो समय की धारा के साथ नष्ट होती रही हैं, किंतु भारतीय संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ जीवंत बनी हुई है। इसकी उदारता और समन्वयवादी गुणों ने अन्य संस्कृतियों को समाहित तो किया है, किंतु अपने अस्तित्व के मूल को सुरक्षित भी रखा है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्राचीनता। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाए जाने वाले शैल चित्र, नर्मदा घाटी में की गई खुदाई तथा कुछ अन्य नृजातीय और पुरातात्विक प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि भारत भूमि आदिमानव की प्राचीनतम कर्मभूमि रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के विवरणों से भी प्रमाणित होता है कि वर्तमान से लगभग 3000 वर्ष पहले उत्तर भारत के बहुत बड़े भाग में एक उच्च कोटि की संस्कृति का विकास हो चुका था। इसी प्रकार वेदों में परिलक्षित भारतीय संस्कृति न केवल प्राचीनता का प्रमाण है, अपितु वह भारतीय आध्यात्म और चिंतन की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। निरंतरता। भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हजारों वर्षों के बाद भी यह संस्कृति अपने मूल स्वरूप में जीवित है। वहीं मिस्र, मेसोपोटामिया, सीरिया, बगदाद, यूनान और रोम की बेबीलोनिया की संस्कृतियाँ अपने मूल स्वरूप को लगभग विस्मृत कर चुकी हैं। भारत में नदियों, बरगद, पीपल जैसे वृक्षों, सूर्य तथा अन्य प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा का क्रम शताब्दियों से चलता आ रहा है,
गीता और उपनिषदों के संदेश हजारों सालों से हमारी प्रेरणा और कर्म का आधार है। लचीलापन एवं सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति की सहिष्णु प्रकृति ने उसे दीर्घायु और स्थायित्व प्रदान किया है। संसार की किसी भी संस्कृति में शायद ही इतनी सहनशीलता हो जितनी भारतीय संस्कृति में पाई जाती है। भारतीय संस्कृति में कभी भी धर्म या संस्कृति के नाम पर कोई बंधन नहीं लगाए गए हैं। इसलिए प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रतीक हिंदू धर्म को धर्म न कहकर कुछ मूल्यों पर आधारित एक जीवन पद्धति की संज्ञा दी गई है और हिंदू का अभिप्राय किसी धर्म विशेष के अनुयायी से न लगाकर भारतीय से लगाया गया है। भारतीय संस्कृति के इस लचीले स्वरूप में जब भी जड़ता की स्थिति निर्मित हुई है तब किसी न किसी महापुरुष ने इसे गतिशीलता प्रदान कर इसकी सहिष्णुता को एक नई आभा में मंडित कर दिया। इस दृष्टि से प्राचीन काल में बुद्ध और महावीर के द्वारा, मध्यकाल में शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक और चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से और आधुनिक काल में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी आदि के द्वारा किए गए प्रयास भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण धरोहर बन गए। ग्रहणशीलता। भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता एवं उदारता एक कारण उनमें एक ग्रहणशील प्रवृत्ति को विकसित होने का अवसर मिला। वस्तुतः जिस संस्कृति में लोकतंत्र एवं स्थायित्व के आधार व्यापक हो, उस संस्कृति में ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है। भारतीय संस्कृति में यहाँ के मूल निवासियों के समन्वय की प्रक्रिया के साथ ही बाहर से आने वाले शक, हूण, यूनानी एवं कुषाण आदि भी यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए। अरबों, तुर्कों और मुगलों के माध्यम से भारत में इस्लामी संस्कृति का आगमन हुआ। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति ने अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखा और नवागत संस्कृतियों से अच्छी बातों को उदारतापूर्वक ग्रहण किया। ठीक यही स्थिति भारत में ईसाई संस्कृति पर लागू होती है। यद्यपि ये संस्कृतियाँ भारतीय संस्कृति की अभिन्न अंग हैं, तथापि भारतीय इस्लाम एवं भारतीय ईसाई संस्कृतियों का स्वरूप विश्व के अन्य इस्लामी और ईसाई धर्मावलंबी देशों से कुछ भिन्न है। इस भिन्नता का मूलभूत कारण भारत के अधिकांश मुसलमान एवं ईसाइयों का मूलतः भारत भूमि का निवासी होना ही है। संभवतः इसलिए उनके सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक आचरण में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया और भारतीयता ही उनकी पहचान बन गई। आध्यात्मिकता एवं भौतिकता का समन्वय। आध्यात्मिकता अर्थात धार्मिकता भारतीय संस्कृति के सभी अंगों जैसे धर्म, दर्शन, वास्तु, स्थापत्य, मूर्तिकला आदि को प्रभावित करती रही है। वहीं भौतिकता व्यापक रूप में वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचारों के साथ समस्त विश्व के कल्याण की बात करती हैं। देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थ की विशिष्टता और उनका विशिष्ट स्थान रखा गया है। वस्तुतः इन पुरुषार्थों ने ही भारतीय संस्कृति में आध्यात्म के साथ भौतिकता का एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया। आध्यात्मिकता और भौतिकता के इस समन्वय में भारतीय संस्कृति की वह विशिष्ट अवधारणा परिलक्षित होती है जो मनुष्य के इहलोक और परलोक को सुखी बनाने के लिए भारतीय मनीषियों ने निर्मित की थी। साहित्य, संगीत और कला की संपूर्ण विधाओं के माध्यम से भी भारतीय संस्कृति के इस आध्यात्मिक एवं भौतिक समन्वय को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। अनेकता में एकता। भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है, फिर भी सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। यह विशाल देश उत्तर में पर्वतीय भूभाग, पूर्व में ब्रह्मपुत्र, उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी तथा दक्षिण में हिंद महासागर तक विस्तृत है। इस भौगोलिक विभिन्नता के अतिरिक्त इस देश में आर्थिक और सामाजिक भिन्नता भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है। वस्तुतः इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होकर पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों की शरण स्थली रहा है। आर्य, यूनानी, शक, हूण, तुर्क, मंगोल आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। इन सभी ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योगदान दिया।
ये सभी समुदाय और इनकी सारी सांस्कृतिक विशेषताएं इस तरह मिल गईं कि आज उनमें से किसी को हम उनके मूल रूप में साफ साफ पहचान भी नहीं सकते। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यही रही कि इसमें उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व व पश्चिम के सांस्कृतिक उपादान सहज ही समेकित हो गए हैं। भारतीय संस्कृति की निरंतरता के कारण मिस्र, यूनान और रोम में प्राचीन सभ्यता की निरंतरता कायम नहीं रह पाई, परंतु भारत में यह वर्तमान में भी कायम है। यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए सब जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वर्तमान में भी भारतीय जीवन पर पुरानी संस्कृति की छाप मौजूद है। भारत में एक सांस्कृतिक निरंतरता बनी रही है। इसने कभी सीमाओं को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण उसका प्राचीन अस्तित्व बोध आज भी कायम है। इस निरंतरता के दो कारण हैं। पहला तो यह कि भारत में अनेक मानव समुदायों के विशेष तरह के पारस्परिक संबंध हैं, और दूसरा उन आदर्शों का चुनाव जो भारतीय जीवन को संचालित करते रहे। पहले कारण में विभिन्न कबाइली समूहों के आपसी संबंध शामिल हैं। भारत में यह संबंध यूरोप और दुनिया के अन्य देशों से भिन्न था। यूरोप में जब एक कबाइली समूह एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था तो वहाँ के प्राचीन बाशिंदों को या तो भगा दिया या खत्म कर दिया करता था। इसके विपरीत भारत में हजारों वर्षों से विभिन्न कबाइली समूह आते रहे और पुराने कबीलों के साथ अक्सर एक खास तरह की जाति व्यवस्था कायम कर यहीं बस गए। उदाहरणार्थ कोल, आर्य, शक, हूण, पठान, तुर्क, अरब, सिसिलियन आदि अनेक जातियों प्रजातियों के कबीले भारत आए और भारत की जीवन धारा में समाहित हो गए। इससे एक दूसरे के रीति रिवाजों, पूजा पाठ, देवी देवताओं आदि के प्रति सहिष्णु होने की और एक दूसरे की संस्कृतियों को समझने की परंपरा बनी रही। यही वह आधार है जिस पर भारतीय विश्वासों की पारस्परिक सहिष्णुता कायम हुई। आगे चलकर इससे वह परंपरा बनी जिसमें धार्मिक मतभेदों को खत्म करने के लिए तलवार की बजाय तर्कों और शास्त्रार्थों का सहारा लिया जाने लगा। भारत की अस्मिता बनाए रखने में दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ थी जीवन के आदर्शों का चुनाव। भारतीय आदर्शों में बाहरी वस्तुओं के बजाय आंतरिक उपलब्धियों पर अधिक जोर दिया गया है। इससे भारत के दर्शन और धर्म में संतोष, आत्मनियंत्रण, निस्वार्थ सेवा, अपरिग्रह आदि केंद्रीय मूल्य बन गए हैं। इस तरह के विचार उपनिषदों, पुराणों, बौद्ध और जैन सभी धर्मों में प्रधान हैं। कालांतर में इस्लाम के आने के बाद भारतीय धर्मों और इस्लाम के प्रभाव से सूफी संत कवियों की एक परंपरा चली, तो उसमें भी इन्हीं तत्वों को प्रधानता मिली। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीयों का शारीरिक और भौतिक उपलब्धियों की जगह उन आध्यात्मिक उपलब्धियों की तरफ रुझान है जो हमें पशुओं से अलग बनाती है। यह ज्ञान, विज्ञान, कला, संगति और संगीत, नृत्य आदि की तलाश हो सकती है। और अगर कोई धार्मिक प्रवृत्ति का है तो वह निवृत्त मार्ग हो सकता है। यह निवृत्त मार्ग हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में इससे उपभोक्तावादी और हथियारवादी संस्कृति के विपरीत हमें चेतना से जीवन की तरफ बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। यही दो मूल कारण रहे जिन्होंने भारतीय संस्कृति की निरंतरता को कायम रखा। सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। भारत की जटिल विविधताएं और भिन्नताओं अपने आप में एक मिसाल के रूप में विद्यमान है जो देश की सांस्कृतिक और विरासत को साझी और मिश्रित बनाती हैं। वस्तुतः भारत दुनिया का सबसे अधिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ बड़ी संख्या में भिन्न भिन्न भाषाएं, संस्कृतियाँ और भौगोलिक आर्थिक क्षेत्र मौजूद हैं। यहाँ कई धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैन
आदि के मानने वालों के अलावा लाखों आदिवासी अपने सैकड़ों धार्मिक पंथों के साथ निवास करते हैं। यहाँ के लगभग 125 करोड़ लोग कुल मिलाकर लगभग 1630 भिन्न भिन्न भाषाएं और बोलियां बोलते हैं। जहाँ तक धर्म की बात है, यहाँ 79.8% आबादी हिंदुओं की है, जो स्वयं भी क्षेत्रीय रूप से तरह तरह के विश्वासों, व्यवहारों, जातियों एवं भाषाओं में बटे हैं। 15 से 20% आबादी मुसलमानों की है, जिसकी बदौलत भारत विश्व में इंडोनेशिया तथा पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश था, जो अब दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश बन गया है। अन्य प्रमुख धार्मिक समुदायों में ईसाई 2.5%, सिख 2%, बौद्ध 1% और जैन 0.5% हैं। इसके अलावा रंग रूप, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, पर्व त्योहार आदि मामलों में यहाँ व्यापक विविधता मिलती है। विविधता शब्द असमानताओं के बजाय अंतरों पर बल देता है। जब हम यह कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, राष्ट्र है, तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि यहाँ अनेक प्रकार की सामाजिक समूह और समुदाय निवास करती हैं। ये समुदाय सांस्कृतिक चिन्हों जैसे भाषा, धर्म, पंथ, प्रजाति, जाति आदि द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। जब ये विविध समुदाय एक राष्ट्र का भाग होते हैं, तब उसके बीच प्रतिस्पर्धा, संघर्ष के कारण कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इसी कारण सांस्कृतिक विविधताएं कठोर चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियों को निम्न रूप से समझा जा सकता है। पहला है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद अपने क्षेत्र के लिए हम की तथा दूसरे क्षेत्रों के लिए वह अथवा वे की भावनाओं को व्यक्त करता है। भारत में क्षेत्रवाद देश की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता के कारण माना और पाया जाता है। माना जाता है या पाया जाता है। जन्मभूमि से प्रेम एवं किसी जगह या क्षेत्र या राज्य, उसकी भाषा, संस्कृति के प्रति प्रेम या लगाव क्षेत्रवाद नहीं है। ना ही राष्ट्र के लिए यह खतरनाक होता है। अपने राज्य या अपने क्षेत्र के प्रति गौरव करना या गौरव महसूस करना भी क्षेत्रवाद नहीं है। क्षेत्रवाद का मामला तब सामने आता है जब एक राज्य अथवा क्षेत्र के हितों को पूरे देश अथवा दूसरे क्षेत्रों या राज्यों के विरुद्ध पेश करने की कोशिश की जाती है और ऐसे तथाकथित हितों के आधार पर संघर्ष को प्रोत्साहित किया जाता है। क्षेत्रवाद के लक्ष्य में किसी भूभाग के एक भाग की पहचान पृथक क्षेत्र के रूप में होती है। जिनकी मानसिकता अलगाववाद वाली होती है या सेपरेटिस्ट वाली होती है, उनमें भी क्षेत्रवाद के लक्षण देखे जाते हैं। किसी भूभाग को क्षेत्र का रूप देने वाले तत्व हैं भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई लोकाचार तथा रीति रिवाज, विकास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चरण, समान ऐतिहासिक परंपराएं एवं अनुभव, रहने के समान तरीके तथा इससे भी अधिक साथ रहने की व्यापक अनुभूतियाँ इत्यादि। क्षेत्रवाद सामान्य तौर पर निम्नलिखित तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। भारतीय संघ के कुछ निश्चित क्षेत्र का संबंध विच्छेद करने हेतु जनता की मांग। भारतीय संघ से हटने की जनता की मांग, इसको भी क्षेत्रवाद के रूप में देखा जा सकता है। जैसे हम नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को देख सकते हैं, तमिलनाडु की समस्याओं को देख सकते हैं, हम जम्मू कश्मीर की समस्या को देख सकते हैं, या हम पंजाब की समस्या को देख सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग संगठन खुद को एक स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र देश बनाने की कोशिश पर लगे रहते हैं। एक निश्चित क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने हेतु जनता की मांग, आर्थिक विकास तथा मानव संसाधन की दृष्टि से राज्यों के बंटवारे की मांग आदि। अंतर्राज्यीय मामलों का उनके पक्ष में समाधान हेतु जनता की मांग। वर्तमान में ये प्रमुख मांगें क्षेत्रवाद को बढ़ाने में सहायक है। राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रों के बीच संघर्ष का एक वास्तविक खतरा क्षेत्रों द्वारा अपनी अलग अलग सांस्कृतिक पहचान के लिए दबाव डालने के कारण पैदा होता है। यद्यपि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से
अंतर क्षेत्रीय संघर्षों के एक बहुत बड़े कारण का उन्मूलन हो गया। फिर भी कई क्षेत्रीय विवाद अभी भी बने हुए हैं, जैसे नदी जल बंटवारा, भाषाई संघर्ष, अलग राज्य की मांग आदि। भाषावाद। भारत में लगभग 1630 विभिन्न भाषाएं और बोलियां विद्यमान हैं, जिसमें 23 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता देकर उन्हें संविधान की 8वीं सूची में स्थान दिया गया है। भाषा सांस्कृतिक लगाव का प्रतीक होती है। भाषा की महत्ता इसमें है कि वह संस्कृति का सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर रूप है। भाषाओं में भिन्नता से संस्कृति में भिन्नता और विभिन्नता का पता चलता है। एक भाषा बोलने वाले लोग सामान्यतः एक ही आचार विचार संस्कार को अपनाते हैं, अतः भाषावाद भी कभी कभी सांस्कृतिक विविधता के लिए चुनौती बन जाता है। भारत में आज़ादी के बाद भाषाई अस्मिता की लड़ाई तीव्र हुई थी, किंतु भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण ने भाषाई विविधता को राष्ट्रीय एकता में तब्दील कर दिया। मज़ेदार तथ्य यह है कि 1950 के दशक में प्रारंभिक वर्षों में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत अनेक नेताओं को यह डर सता रहा था कि भाषा आधारित राज्यों से कहीं भारत के उपविभाजन की प्रक्रिया को बढ़ावा न मिले, लेकिन अनेकता में एकता का परिचायक हमारे देश ने इस डर को निर्मूल साबित कर दिया। भाषा आधारित राज्यों ने भारतीय एकता को कोई ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि उसे और भी मजबूत करने में सहयोग दिया। ऐसा नहीं है कि भाषा पर आधारित ये राज्य आपस में कभी लड़ते नहीं हैं, लेकिन भाषा आधारित राज्यों में पुनर्गठन के पश्चात भाषाई अस्मिता की लड़ाई लगभग बंद हो गई। अगर भारत संघ भाषाई अस्मिता का ध्यान नहीं रखता तो स्थिति बहुत ही दयनीय हो सकती थी। किंतु भारत में भाषा संबंधी एक प्रमुख समस्या अल्पसंख्यक भाषाओं से संबद्ध है। चाहे जिस तरह भी राज्यों की सीमाएं खींची जाएं, एक भाषी राज्यों का निर्माण करना संभव था। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 347 में अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण की बात की गई, किंतु अधिकांशतया संवैधानिक सुरक्षात्मक प्रावधान अपर्याप्त तरीके से लागू किए गए हैं। संप्रदायवाद। भारत में अनेक धर्मों व संप्रदायों को मानने वाले लोग हैं, किंतु यह भारत की सांस्कृतिक विशेषता है जिसने भारत के अनेक धर्मों व संप्रदायों के लोगों को बिना संघर्ष के एक साथ रहना सिखाया। आज विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में टकराहट हो रही है, जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत के विपरीत आचरण है। इसे संप्रदायवाद से पहचाना जाता है। रोजमर्रा की भाषा में सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद का अर्थ है धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद। धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद। उग्रवाद अपने आप में एक ऐसी अभिवृत्ति है जो केवल अपने समूह को ही वैध या श्रेष्ठ समूह मानती है और अन्य समूहों को निम्न, अवैध और विरोधी समझती है। संप्रदायवाद की एक प्रमुख विशेषता उसका यह दावा है कि उसकी धार्मिक पहचान अन्य सभी की तुलना में सर्वोपरि होती है। भारत में संप्रदायवाद एक विशेष मुद्दा बन गया है क्योंकि यह तनाव, हिंसा, दंगों का प्रमुख स्रोत है। सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा दोष है कि यह राष्ट्रीय एकीकरण तथा संविधान में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति होने में सबसे बड़ी रुकावट है। अति राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के अर्थ को लेकर व्यापक चर्चाएं होती रही हैं। हालांकि देखा जाए तो राष्ट्रवाद एक आंतरिक भाव है जो देश विशेष के लोगों को एकता का सूत्र जो देश विदेश के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोता है। आधुनिक लोकतंत्र की तरह राष्ट्रवाद भी यूरोप की ही देन है। राष्ट्रवाद के प्रतिपादन में जॉन गॉटफ्रेड हर्डर थे, जिन्होंने 18वीं सदी में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया और जर्मन राष्ट्रवाद की नींव डाली। उस समय यह सिद्धांत दिया गया कि राष्ट्र सिर्फ समान भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र से बनता है, किंतु जब भी इस आधार पर समरूपता स्थापित करने की कोशिश की गई तो तनाव एवं उग्रता को बल मिला। जब राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक अवधारणाओं को जोर जबरदस्ती से लागू करवाया जाता है तो अति राष्ट्रवाद या अंध राष्ट्रवाद कहलाता है। इसका अर्थ हुआ कि राष्ट्रवाद जब चरम मूल्य बन जाता है तो सांस्कृतिक विविधता के नष्ट होने का संकट उठ खड़ा होता है।
आत्मसातीकरण और एकीकरणवादी रणनीतियाँ विभिन्न उपायों द्वारा एकल राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने की कोशिश करती हैं, जैसे संपूर्ण शक्ति को ऐसे मंचों में केंद्रित करना जहां प्रभावशाली समूह बहुसंख्यक हो और जो स्थानीय या अल्पसंख्यक समूहों की स्वायत्तता को मिटाने पर उम्दा हों। प्रभावशाली समूहों की परंपराओं पर आधारित एकीकरण कानून एवं न्याय व्यवस्था को थोपना, प्रभावशाली समूह की भाषा को ही एकमात्र राजकीय राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना और उसके प्रयोग को सभी सार्वजनिक संस्थाओं में अनिवार्य बना देना, प्रभावशाली समूह के इतिहास, सूरवीरों और संस्कृति को सम्मान प्रदान करने वाले राज्य प्रतीकों को अपनाना, राष्ट्रीय पर्व, छुट्टियों या सड़कों आदि के नाम निर्धारित करते समय भी इन्हीं बातों का ध्यान रखना, अल्पसंख्यक समूहों और देशज लोगों को जमीनें, जंगल एवं जल क्षेत्र छीनकर उन्हें राष्ट्रीय संसाधन घोषित करना। भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता को मिटाकर ऐसे राष्ट्रवादी की मान्यता को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि हमारे देश और पश्चिमी देशों की राष्ट्र संबंधी अवधारणा में अंतर है। पश्चिम का राष्ट्रवाद एक प्रकार का बहुसंख्यकवाद है, जबकि एक राष्ट्र के रूप में भारत अपनी विविध भाषाओं, अनेक धर्मों और विभिन्न जातीयताओं का एक समुच्चय है। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, इस पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। संस्कृति संस्कारित जीवन जीने का ढंग है। संस्कृति को मुख्यतः सुरुचि एवं अच्छे व्यवहार के रूप में समझा जाता है। वस्तुतः संस्कृति का संबंध आत्मा से है और सभ्यता का संबंध क्रियाकलापों से। सभ्यता तथा संस्कृति दोनों मनुष्य की सृजनात्मक क्रिया या कार्य का परिणाम है। सभ्यता और संस्कृति दोनों ही मानव की सृजनता और उसके कार्यों का परिणाम होती हैं। जब यह क्रिया उपयोगी लक्ष्य की ओर गतिमान होती है तब सभ्यता का जन्म होता है, और जब यह मूल्य चेतना को प्रबुद्ध करती है तो संस्कृति का उदय होता है। समाज विज्ञानियों ने संस्कृति को सामाजिक प्रथा और सभ्यता का पर्याय माना है। धर्म भारतीय संस्कृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। यह व्यक्ति की क्रियाओं तथा व्यवहार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है, सेंसिटाइजेशन, जिसमें ज्ञान, विज्ञान, विश्वास, रीति रिवाज, नैतिक मूल्य और नियम कानून आदि सम्मिलित होते हैं तथा जिन्हें मनुष्य समाज का अभिन्न अंग सदस्य होने के कारण अपने समाज से सहज रूप से प्राप्त करता है। संस्कृति से हमारा आशय जीवन स्तर, निवास, वेशभूषा, भौतिक अनुशूलन से होता है। हम भाषा, विचार और कार्य की संस्कृति से इसका आकलन करते हैं। सामाजिक नृविज्ञानी यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट भौतिक और अभौतिक, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल सांस्कृतिक भेद को मानते हैं और संस्कृति में भेद करते हैं। भौतिक संस्कृति में फिजिकल कल्चर, इसमें हम प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, कला के रूप, वास्तुकला, भौतिक वस्तुएं और घरेलू प्रयोग के सामान, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, युद्ध एवं अन्य सामाजिक क्रियाकलाप शामिल करते हैं। अभौतिक संस्कृति में साहित्यिक एवं बौद्धिक परंपराएं, विश्वास, मिथक, दंतकथा एवं वाचिक परंपरा के अन्य रूपों का बोध करते हैं। व्यापक अर्थों में संस्कृति एक संदिष्ट समुच्चय है जिसमें ज्ञान, विज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधान, रिवाज, समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अपनाई गई आदतें और क्षमताएं समाहित होती हैं। संस्कृति के मूल घटक, मूल्य, मान्यताएं, संकेत, भाषा, लोक साहित्य, धर्म एवं विचारधाराएं होती हैं। संस्कृति को एक व्यक्ति और विशेष के रूप में एक समूह के जीवन, उसकी सोच और अनुभव को संगठित करने, जीवन को बांटने और उत्सव मनाने के एक मार्ग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आचरण में आत्मनियंत्रण, दूसरों की भावनाएं एवं अधिकारों के प्रति उदार हृदय संस्कृति की सर्वोच्चतम पहचान होते हैं।
सांस्कृतिक विरासत का अर्थ है संस्कृति के वे सभी पक्ष या मूल्य जो मानव की अगली पीढ़ी को उसके पूर्वजों के द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं। वास्तुकला संबंधी रचनाएं, स्मारक, बौद्धिक उपलब्धियां, दर्शन शास्त्र, ज्ञान के ग्रंथ, वैज्ञानिक खोज और आविष्कार आदि सभी सांस्कृतिक विरासत के अंग हैं। संस्कृति वह है जो हम हैं और सभ्यता वह है जो हम प्राप्त करते हैं या प्रयोग करते हैं। संस्कृति और सभ्यता दोनों ही परिवर्तनशील है। संस्कृति सभ्यता की उच्च अवस्था है। सांस्कृतिक विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी मिलने वाली बौद्धिक संपदाओं का योग है। अब हम प्रीलिम से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अभ्यास के लिए प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सभ्यता की नवीनतम उपलब्धियां संस्कृति के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती हैं। दूसरा, सभ्यता एवं संस्कृति की अंतःक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। तीसरा, संस्कृति सभ्यता की उच्च अवस्था है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी। तो इसमें तीनों कथन सत्य हैं, सभी सही हैं। सभ्यता की नवीनतम उपलब्धियां संस्कृति के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती हैं। सभ्यता और संस्कृति की अंतःक्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है। संस्कृति सभ्यता की उच्च अवस्था है। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नैतिक मूल्य एवं मानवीय संबंधों के व्यवहार को संस्कृति में शामिल किया जाता है। सभ्यता और संस्कृति का संबंध परस्पर पूरक नहीं होता है। संस्कृति सामाजिक और अंतःक्रिया एवं सामाजिक व्यवहारों के उत्प्रेरक प्रतिमानों का समुच्चय है। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट को डिस्कस किया, जिसमें हमें बताना है कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 3। तो इसमें ऑप्शन डी 1 और 3 सत्य हैं। इसमें असत्य कथन ये है, सभ्यता और संस्कृति का संबंध परस्पर पूरक नहीं होता। यानी सभ्यता और संस्कृति का संबंध परस्पर पूरक होता है, ये कथन सत्य होगा यहाँ पर। बाकी 2 कथन जो सत्य हैं, नैतिक मूल्यों एवं मानवीय संबंधों के व्यवहार को संस्कृति में शामिल किया जाता है। संस्कृति सामाजिक अंतःक्रियाओं एवं सामाजिक व्यवहारों के उत्प्रेरक प्रतिमानों का समुच्चय है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संस्कृति का अस्तित्व निर्गमन की निरंतरता पर निर्भर होता है। दूसरा, सामाजिक व्यवहार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निर्गमित होते हैं। तीसरा, संस्कृति सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा अर्जित की जाती है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन 2 1 और 2, ऑप्शन 3 1 और 3, ऑप्शन 4 1 2 3। इसमें ऑप्शन 4 1 2 3 तीनों कथन सत्य हैं। संस्कृति का अस्तित्व निर्गमन की निरंतरता पर निर्भर होता है। सामाजिक व्यवहार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निर्गमित होते हैं। संस्कृति सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा अर्जित की जाती है। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको। पहला है, संस्कृति सदैव आगे बढ़ती है परंतु सभ्यता नहीं। यह कथन गलत है। दूसरा है, संस्कृति की माप का एक निश्चित मापदंड होता है जबकि सभ्यता का नहीं। यह भी कथन गलत है। तीसरा है, संस्कृति बिना प्रयत्न के हस्तांतरित होती है किंतु सभ्यता नहीं। यह भी गलत है। चौथा है, सभ्यता वह है जो हम बनाते हैं जबकि संस्कृति वह है जो हम हैं। ये कथन सत्य है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। यहाँ पे हमें गलत कथन बताना है। पहला है, सहिष्णुता भारतीय संस्कृति को स्थायित्व प्रदान करती है। तो ये कथन तो सत्य है। दूसरा है, भारतीय संस्कृति रोम और यूनानी संस्कृति के समकालीन है। ये कथन असत्य है क्योंकि भारतीय संस्कृति अपने आप में बिल्कुल अलग है, जो भिन्नताओं में एकता का समावेश है। तीसरा है, भारतीय संस्कृति में समन्वय की प्रक्रिया विद्यमान है। ये सही है। चौथा है, आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय
भारतीय संस्कृति की विशिष्टता का पहचान है। ये कथन भी सत्य है। अब हम अगले प्रश्न 6 पर जाते हैं, जिसमें हमें सत्य कथन बताना है। पहला है, सभ्यता में परिवर्तन व सुधार संस्कृति की अपेक्षा ज़्यादा कठिन है। दूसरा है, सभ्यता अमूर्त है जबकि संस्कृति मूर्त है। तीसरा है, सभ्यता साधन है जबकि संस्कृति साध्य है। चौथा है, सभ्यता आंतरिक है जबकि संस्कृति बाह्य है। इसमें कथन सी यानी सभ्यता साधन है जबकि संस्कृति साध्य है, यह सत्य है, बाकी सब असत्य है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन ये है, संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। यह कथन असत्य है, संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा नहीं डालती है, यह सत्य होगा। संस्कृति व्यवहारों में एक रूपता लाती है, यह सत्य है। संस्कृति मानव के मूल्यों एवं आदर्श प्रदान करती है, यह भी सत्य है। संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है, सत्य है। और संस्कृति सामाजिकरण में योगदान देती है, यह भी सत्य है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह हमें बताना है। तो मनुष्यों का व्यवहार उस संस्कृति से निर्धारित होता है जिससे वह संबंधित होते हैं, यह कथन सत्य है। बाकी जो कथन हैं असत्य हैं, जिनमें पहला है, संस्कृति मनुष्य के सभी समाजों की एक सार्वभौमिक विशेषता नहीं है, यह कथन असत्य है। यहाँ पे नहीं शब्द नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए संस्कृति मनुष्य के सभी समाजों की एक सार्वभौम विशेषता है। दूसरा असत्य कथन ये है, व्यक्ति उच्च बुद्धिमत्ता के आधार पर संस्कृति को बिना सीखे प्राप्त कर सकता है, यह कथन असत्य है। संस्कृति को सीखना पड़ता है, वो आपकी डेली रूटीन से और आपके दिन प्रतिदिन के अभ्यास से ही सीखी जा सकती है। फिर है, पशुओं की अपने अपने समाजों में संस्कृति होती है, यह कथन असत्य है। मानव सांस्कृतिक प्राणी होता है, पशु नहीं, यह कथन सत्य होगा। अब हम 9वां प्रश्न देखते हैं, इसमें हमें सुमेलित करना है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। हिंदू वे ऑफ लाइफ ये किसने लिखा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी। संस्कृति के 4 अध्याय ये किसने लिखी? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी। नेशनल कल्चर ऑफ इंडिया ये किसने लिखी? आबिद हुसैन ने लिखी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें कथन और कारण दिया हो गया, असर्शन एंड रीज़न। कथन है, संस्कृति मनुष्य के समष्टिगत दृष्टिकोण की अभिव्यंजना है। कारण है, मनुष्य जैसे ही अपने प्रयासों से ईश्वर द्वारा प्रदान की गई विरासत से परे जाता है, वैसे ही संस्कृति की शुरुआत होती है। यहाँ पे कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अब 11वां प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे हमें सत्य कथन बताना है। संस्कृति का अर्थ मानव का आंतरिक विकास है, यह कथन सत्य है। बाकी असत्य कथन कौन कौन से हैं? संस्कृति मनुष्य की विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ साधनाओं एवं सम्यक चेष्टाओं को समष्टिगत अभिव्यक्त करती हैं। संस्कृति मनुष्य की विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ साधनाओं एवं सम्यक चेष्टाओं की समष्टिगत अभिव्यक्ति है, यह कथन गलत है। सभ्यता सूक्ष्म होती जबकि संस्कृति स्थूल, यह भी गलत है। सांस्कृतिक मापदंड अस्थिरता की ओर उन्मुख होते हैं, यह भी गलत है। अब 12वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में विचार कीजिए और सत्य विकल्प को चुनिए। पहला है प्राचीनता, दूसरा निरंतरता, तीसरा अनेकता में एकता, चौथा राष्ट्रीयता। इसमें क्या क्या सत्य है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में?
तो इसमें 1 2 3 यानी प्राचीनता, निरंतरता और अनेकता में एकता, ये कथन सत्य हैं। और चौथा राष्ट्रीयता, संस्कृति की विशेषता नहीं होती। तेरहवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संस्कृति धर्म आधारित है, पहला है ये। दूसरा है, धर्म और संस्कृति में कभी टकराव नहीं होता। तीसरा है, सांस्कृतिक इतिहास में धर्म एक स्तर मात्र है। चौथा है, धर्म विहीन संस्कृति संस्कृति नहीं बल्कि प्रतिक्रियावादी विकृति होती है। इसमें सत्य बताना है आपको। सत्य कथन है इसमें 1 और 3, भारतीय संस्कृति धर्म आधारित है और सांस्कृतिक इतिहास में धर्म एक स्तर मात्र है। अब 14वां प्रश्न देखते हैं। सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, संस्कृति के वे सभी पक्ष या मूल्य जो मानव को उसके पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित किए जाते हैं, यह कथन सत्य है। दूसरा, सांस्कृतिक प्रतिमान जो एक व्यक्ति उस विशिष्ट समूह से प्राप्त करता है जिसका वह एक सदस्य है, ये गलत है। तीसरा, समूह अनुभव जो व्यक्ति एक विशिष्ट समूह से जिसका वह एक सदस्य है से प्राप्त करता है, यह भी असत्य है। चौथा है, उपयुक्त सभी, यह भी असत्य है। 15वां क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ये आपको बताना है। वैश्वीकरण के प्रभाव से अलग और विशिष्ट संस्कृति का उभरना, जैसे हिंग्लिश कल्चर, हिंग्लिश, तो ये सत्य है। बाकी असत्य हैं, जिनमें एक ही देश में पाई जाने वाली भिन्न भिन्न संस्कृतियों का प्रदर्शन असत्य है, जो सांस्कृतिक विभिन्नीकरण के संदर्भ में असत्य है। और अलग अलग संस्कृतियों का विभेदन सांस्कृतिक विभिन्नीकरण के संदर्भ में असत्य है। और सांस्कृतिक भिन्नताओं में एकता का प्रयास, ये भी सांस्कृतिक विभिन्नीकरण के संदर्भ में असत्य है। अभ्यास के लिए प्रमुख प्रश्न कौन कौन से हैं? संस्कृतिकरण या सेंसिटाइजेशन और सांस्कृतिक विभिन्नता के अंतर को स्पष्ट करते हुए बताएं कि भारतीय संस्कृति किस ओर ज़्यादा उन्मुख रही है। भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। इस पर टिप्पणी करना है। सभ्यताएं जब विकसित होती हैं तो संस्कृतियां पतनशीलता की ओर बढ़ जाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? टिप्पणी करें। वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? इस पर टिप्पणी करें। धर्म और संस्कृति में अन्योन्याश्रित संबंध है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। राज्य अक्सर सांस्कृतिक विविधता के बारे में शंकालु क्यों होते हैं? विवेचना करें। सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है? व्याख्या करें। सांस्कृतिक विविधता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का वर्णन करते हुए बताएं कि क्या अति राष्ट्रवाद सांस्कृतिक विविधता को नष्ट करता है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भारतीय सांस्कृतिक एकता के लिए चुनौती है। समीक्षा करें। सांस्कृतिक विविधता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का वर्णन करते हुए बताया कि क्या अति राष्ट्रवाद सांस्कृतिक विविधता को नष्ट करता है? क्या राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की विकृत होती परिभाषा ने विश्व के समक्ष नई समस्याएं पैदा करती हैं? इस पर टिप्पणी करें। धन्यवाद।